वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। आज आपको बता देंगे आज लाइव सेशन भी कभी भी हो सकता है, यानी आज पूरे दिन में रात तक हम एक लाइव सेशन जरूर रखेंगे जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला होगी, यानी जिसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे। हमने अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग कहा था कि 1920 के बाद हम क्या करेंगे, आपको अधिक समय देना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए हमने उस प्रॉमिस को थोड़ा सा उस पर मतलब कोशिश की है चलने की। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं उसी मोटिवेशन कोट के साथ जो आपको क्या करेगा, ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि देखिए असफलताएं आती रहेंगी, असफलताएं आती रहेंगी। क्यों आती रहेंगी? क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, सफल होने का प्रयास कर रहे हो। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सफल होने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए असफलताओं से डरिए मत, क्योंकि असफलताएं भी तभी आ रही हैं जब आप सफल होने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप प्रयास करना बंद कर देंगे तो वो आना बंद कर देंगी। तो उनका आना ही इस बात का निश्चित है कि आप सफल होने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो चलिए आज की श्रृंखला शुरू करते हैं। आज की श्रृंखला की अगर बात की जाए तो क्या रहेगा, विषाणु, यानी हम आपको बैक्टीरिया करा चुके हैं, आज वायरस कराएंगे, वायरस से होने वाले रोग कराएंगे। तो आज हमारा महत्वपूर्ण तथ्य रहेगा इसी पर, यानी कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो यहाँ पे पहले रोग की अगर बात की जाती है तो ये पहला रोग यानी वायरस जनित रोग हम ए पार्ट इसका करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, यानी इसी वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है जिसमें नीचे लिखा रहता है, थोड़ा बहुत टाइटल वगैरह डले रहते हैं, उसके नीचे आप देखेंगे तो उसमें आपको वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी। वहीं पर हमारा व्हाट्सअप टेलीग्राम तथा व्हाट्सअप का टेलीग्राम का और मेल आईडी वगैरह है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वायरस जनित रोग। अगर वायरस जनित रोग की बात करें तो सबसे पहला अगर हम रोग या डिसीज पढ़ेंगे वो हमारा रहेगा बड़ी माता, यानी स्मॉल फॉक्स। वायरस जनित रोग है ये, और बड़ी माता जिसको चेचक भी कहते हैं, याद रखिएगा, चेचक जिसमें बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। अमरीश पुरी, अगर आपने कभी देखा हो तो अमरीश पुरी जो थे, जो अभिनय करता थे, उनके चेहरे पर चेचक के दाग थे। रोग कारक कौन है, तो यहाँ पे है बोरियला वायरस। ये बहुत पूछा जाता है कि जो रोग है चेचक का वो किससे होता है, तो वोरियोला वायरस से होता है। संक्रमण की अगर बात करें तो रोगी के संपर्क में आने से और संक्रमित वस्तु खाने से, मोस्टली इससे हो जाता है, संक्रमित वस्तु खाने से। क्योंकि रोगी के संपर्क में तो कोई भी आना नहीं चाहता, जैसे ही रोगी दिखता है हम 2 गज की दूरी अपने आप ले लेते हैं, जैसे कोविड में सिखाया गया है, उससे पहले भी लोग भाग जानते थे। लक्षण की अगर बात करें तो पूरे शरीर पर संक्रमित तरल से भरे दोनों दानों, यानी पूरे शरीर पे क्या होता है, एक तरह से दाने निकल आते हैं मक्के के भुट्टे की तरह, पूरा शरीर ढक जाता है उन दानों से और इतना भद्दा लगता है, अगर आप दूर से ही समझ जाएंगे कि ये चेचक है। इस तरह से आपके बड़े बड़े दाने बन जाते हैं। इन दानों को ब्लिस्टर कहते हैं और इनका निर्माण हो जाता है। संक्रमण ठीक होने के बाद भी त्वचा पर ये गड्ढे के रूप में नजर आने लगते हैं, यानी इस तरह से उसमें क्या होता है, स्किन में गड्ढे पड़ जाते हैं और ये देखने में क्या हो जाता है, वो व्यक्ति बड़ा क्रूर और बहुत ज़्यादा डेंजर सा दिखने लगता है। उपचार की बात करें तो लक्षणात्मक उपचार रहेगा, यानी लक्षण के आधार पर हम उपचार करते हैं। अगर वैक्सीन की बात करें तो इसमें वैक्सीन कौन सी मिलती है, तो स्मॉक पॉक्स वैक्सीन मिलती है, एडवर्ड जेनर ने दी है। किसने दी है, तो ये एडवर्ड जेनर ने दी है। क्या नाम है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इसका नाम है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं छोटी माता, यानी चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स की अगर बात करें तो रोग कारक कौन रहेगा, तो वेरिसेला जोस्टर वायरस रहेगा। अगर रोग कारक कौन रहेगा तो यह वेरिसेला जोस्टर वायरस रहेगा। अगर संक्रमण की बात करें तो संक्रमित वस्तुओं से रोगी के संपर्क में आने से, यानी यहाँ पे संक्रमण कैसे होता है, वस्तुओं से रोगी के संपर्क में आने से। ज़्यादातर जितनी भी वायरल डिसीज़ हैं वो संक्रमित वस्तुओं से और रोगी के संपर्क में आने से ही हो रही हैं। और इसका कौन है, छोटी माता की अगर बात करें चिकन पॉक्स, तो छोटी माता की बात करें तो यहाँ पे यो रहेगा वेरिसोला जोस्टर वायरस रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे लक्षण की अगर बात की जाए तो तेज बुखार, पूरे शरीर पर संक्रमित तरल से युक्त गहरे लाल रंग के दाने, ब्लिस्टर बन जाते हैं जो कि संक्रमण मुक्त होने पर ठीक हो जाते हैं। यहाँ पे चेचक में क्या था कि वो दाने ठीक नहीं होते हैं, बट यहाँ पे क्या है, दाने ठीक होने के बाद कोई भी गड्ढा या निशान नहीं रहता छोटी माता या चिकन पॉक्स में। तो इसे छोटी माता ना याद करके चिकन पॉक्स याद करेंगे, उसको चेचक याद करेंगे। चेचक माते आपका बड़ी माता, स्मॉल फॉक्स।
नेक्स्ट देखते हैं, अगर यहाँ पे बात की जाए बड़ी माता यानी स्मॉल पॉक्स का विश्व में उन्मूलन हो चुका है, यानी ये अब निकलती नहीं है। और चिकन पॉक्स जीवन में एक बार ही होता है। याद रखेंगे, जो छोटी माता है चिकन पॉक्स वो जीवन में एक ही बार होता है। इसके बाद शरीर में एंटीबॉडीज़ बन जाने के कारण दोबारा संक्रमित नहीं होता है, यानी एक बार एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं तो ये दोबारा संक्रमित नहीं होता है। तो इसलिए आपका यहाँ पर राइट आंसर क्यों जो रहेगा वो क्या है कि याद रखना है कि उसको कहेंगे स्मॉल पॉक्स, उसको कहेंगे चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स क्या है, एक बार व्यक्ति को होता है, दोबारा लाइफ में फिर कभी नहीं होता। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं रोग यानी डिजीज़ की। नेक्स्ट जो आपकी डिजीज़ है यानी बीमारी है उसको देखते हैं डेंगू। ये बहुत पॉपुलर बीमारी है और बहुत पॉपुलर रोग है। तो यहाँ पे देख लेते हैं डेंगू। अगर बात करें डेंगू की तो ये रोग कारक कौन है, तो डेंगू वायरस है, इसीलिए इसका नाम डेंगू पड़ा है। अगर बात की जाए रोग वाहक की तो एंडीज इंजेप्टाइड मच्छर है। ये कौन है, तो ये एंडीज इंजेप्टाइड मच्छर है। अगर संक्रमण की बात की जाए तो संक्रमित मच्छर के काटने से हो जाता है। संक्रमण कब हो जाता है, तो संक्रमित मच्छर के काटने से हो जाता है। अगर लक्षण की बात करें तो प्रथम अवस्था में प्रारंभिक 4 से 5 दिन, यानी प्रथम अवस्था रहेगी और प्रारंभिक 4 से 5 दिन रहेगा। तेज बुखार है, शरीर में दर्द, हड्डी तोड़ बुखार यानी बोन ब्रेकिंग फीवर है। इसको क्या कहते हैं, तो बोन ब्रेकिंग फीवर कहते हैं। इसमें क्या होता है, जहाँ जहाँ आपके जॉइंट होते हैं उनमें क्या होता है, पेन होता है इस रोग में। इसकी द्वितीय अवस्था में क्या होता है, इसकी ये तो प्रथम एज थी जब बुखार क्या है 4 से 5 दिन रहता है, तेज बुखार, शरीर में दर्द और हड्डी तोड़ बुखार भी रहता है। तो यहाँ पे द्वितीय अवस्था की बात कर लेते हैं। 4 से 5 दिन बाद की अवस्था तो क्या होता है, प्लेटों की संख्याओं में कमी आने लगती है। 4 से 5 दिन क्या होता है, नॉर्मली इंसान इसे झेलता रहता है, जब अचानक उसकी प्लेटें गिरती हैं तब वो डॉक्टर के संपर्क में जाता है। तो क्या होगा, जब तक 5 दिन तक बुखार रहेगा, 4 से 5 दिन तेज बुखार, तब तक कुछ नहीं, बट 4 से 5 दिन बाद अचानक क्या होगा, आपकी प्लेटें गिर जाएंगी। तो प्लेटें गिरने लगती हैं, रक्त पतला होने से आंतरिक रक्तस्राव होने लगता है, रक्त दाब कम हो जाने से रोगी बेहोश फिर कोमा में जा सकता है। अगर इसकी बुरी कंडीशन होती है, बुरी दशा जब होती है तो व्यक्ति कोमा तक की स्थिति में पहुंच जाता है। इसलिए इसका उपचार ही बचाव है, तुरंत उपचार में देखें तो लक्षणात्मक उपचार है, यानी लक्षण के आधार पर ही हम पता करते हैं कि इसको डेंगू हो गया है। नेक्स्ट डिजीज़ की बात करते हैं बीमारी की, तो वो है पोलियो। अगर पोलियो को देखा जाए तो ये एक ऐसी बीमारी थी कि जिसको हो जाती थी उसके बाद उसका कोई इलाज नहीं होता था। तो पोलियो माइलाइटिस, अभी जो पोलियो है वो आपको नए केस नहीं मिलेंगे, जो भी व्यक्ति मिलेगा वो आपको 30 या 40 की एवरेज, 15 की एवरेज, मतलब 2014 से पोलियो का भारत में से उन्मूलन हो गया है। तो 14 के बाद कोई भी केस, 2014 के बाद कोई भी केस भारत में पोलियो के नहीं पाए गए हैं, न्यू केस। तो यहाँ पे पोलियो की अगर बात की जाए तो माइलाइटिस है, पोलियो माइलाइटिस पूरा नाम इसका है। रोग कारक की बात की जाए तो पोलियो वायरस है, एंटी रो वायरस है और पिकोरना वायरस है। तो इसके इस तरह से 3 नाम हो जाते हैं, पोलियो है, एंट्रो है और पिकोरना है। तो यहाँ पे 3 तरह के इसके नाम हैं। तो ये सभी क्या है, पोलियो के हैं। अगर संक्रमण की बात की जाए तो दूषित जल एवं भोजन से हो जाता है। लक्षण की बात की जाए तो सर्वप्रथम आंतों में संक्रमण से डायरिया, रोग कारक, रक्त से होता हुआ अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो में संक्रमण करता है। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि ये कहाँ कहाँ प्रभाव करता है या लक्षण होते हैं तो इसके क्या क्या लक्षण हैं, तो सर्वप्रथम ये आंतों में संक्रमण करता है, तो जिससे क्या हो जाता है, व्यक्ति को डायरिया यानी उसका पेट खराब हो जाता है। रोग कारक रक्त से होता हुआ, यानी ये रक्त में प्रवेश करता है, और अस्थि मज्जा जो आपकी बोन मेरो है उसमें संक्रमण करता है, तथा साथ ही तंत्रिका तंत्र एवं पेशियां भी प्रभावित क्या करता है, जिससे विकलांगता उत्पन्न हो जाती है। भाई आपके बोन मैरो में इसने संक्रमण किया, उसके बाद ये क्या करता है, तंत्रिका तंत्र और पेशियों में संक्रमण करता है, तभी तो ये हाथों पैरों में मार जाता है और फिर वो हाथ पैर उसी तरह के रहते हैं, टेढ़े मेढ़े जिस तरह से बन जाते हैं। बट सबसे अच्छी गुड बात ये है कि ये 2014 से इसके नए केस नहीं मिले हैं, तो आने वाली पीढ़ी को इसका कोई भी मतलब रोग नहीं घेरेगा इस तरह का पोलियो जैसा।
चलिए इसकी वैक्सीन की बात कर ले तो उपचार कोई उपलब्ध नहीं है। वो तो मैंने आपसे कहा था कि अगर ये हो जाता है तो उसके बाद इसका उपचार नहीं होता, तभी तो विकलांग की स्थिति में ही व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है। अगर वैक्सीन की बात करें तो 2 प्रकार की वैक्सीन मिलती है यहाँ पे। आईपीवी को याद रखिएगा, आई माने इंजेक्शन से दी जाती है और ओपीवी यानी ओरल यानी मुंह से दी जाती है। तो ओपीवी और आईपीवी 2 प्रकार की वैक्सीन होती है इसकी, ठीक है। इसके उपचार में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, याद रखिए होने के बाद। संक्रमित होने से पहले उपचार है, मगर संक्रमित होने के बाद कोई भी उपचार नहीं है। पोलियो माइलाइटिस की अगर बात की जाए तो इसके वायरसों को आप याद रखेंगे तो पोलियो है, एंट्रो है। देखो पोलियो तो पूछा ही नहीं जाएगा, एंट्रो और पिकोलना, बस पिकोलना आपका रिपीटेड क्वेश्चन है तो आप पिकोलना पर मोस्ट इंपोर्टेंट रखिए, एंट्रो भी याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ की जो वैक्सीन है यानी जो वैक्सीन दोनों हैं उनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं और उन्हें थोड़ा समझ भी लेते हैं। बट याद रखिएगा, आई माने होता है इंजेक्शन से देना, इंटरनल तरीके से देना, ओ माने ओरल तरीके से यानी बाहरी तरीके से देना। इस तरह से याद रखेंगे आप इसे। अगर आई की बात करें तो इसे बोलते हैं इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन। ओ की बात करें तो ये क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन है। अगर खोज कर बहुत पूछे जाते हैं तो आईपीवी के कौन है, साल्क है। ओपीवी के कौन है, साविन है। ओपीवी के कौन है, साविन है। और आईपीवी के कौन है, साल्क है। इसमें क्या होता है, जो आईपीवी है इसे देखिए, इसमें मृत वायरस को शरीर में इंजेक्शन के द्वारा डाला जाता है, जिससे शरीर में एंटीबॉडीज का विकास होता है। जो मरे हुए वायरस होते हैं उन्हीं को आपकी बॉडी में डाला जाता है, जिससे क्या होता है, एंटीबॉडीज है उसका विकास होता है। और ओपीवी की अगर बात करें तो इसमें जीवित लेकिन रोग उत्पन्न करने वाली क्षमता से रहित वायरसों को मुख्य टीके के रूप में दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जीवित लेकिन क्या है, रोग उत्पन्न करने की क्षमता से रहित, यानी उसमें रोग की क्षमता नहीं होती है, रहित वायरस को क्या करा जाता है, मुख्य यानी मुख से ओरल वैक्सीन के रूप में दिया जाता है, जैसे 2 बूंद जिंदगी की, ठीक है। वो इसीलिए दिया जाता है कि वो क्या है, वो बूंदें आपके मुंह से दी जाती हैं, बच्चे के मुंह से ड्रॉप के तौर में होती हैं, तो क्या है वो बच्चे को पिलाई जाती हैं टीकाकरण के माध्यम से। अगर यहाँ पे नोट की ध्यान रखिएगा, मार्च 2014 में भारत को पोलियो से मुक्त घोषित किया गया है। अब बात करते हैं मम्स की। मम्स क्या है, गलसुआ है, यानी आपका गला क्या है इस तरह से सूज जाता है। तो मम्स की बात करें तो ये रोग कारक कौन है, तो पैरामिक्सो वायरस है। पैरामिक्सो वायरस है, याद रखेंगे मम्स का कौन है, तो पैरामिक्सो वायरस है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। संक्रमण की बात करें तो रोगी के संपर्क में आने पर सामान्यतः बच्चों में लेकिन वयस्कों में भी होता है। याद रखेंगे मम्स बच्चों में भी है और वयस्कों में भी है, पर अधिकतर ये बच्चों में होता है क्योंकि संक्रमण बच्चों को जल्दी होता है रोगी के संपर्क में आने से। लक्षण देखिए, पैरोटिड ग्लार ग्रंथियों में सूजन जो कि गले तक पहुंच जाती है। कभी यह वायरस रक्त से होता हुआ जनांगों में भी सूजन कर देता है। ये क्या करता है, आपके गले में पहुंचता है, फिर गले से होता हुआ ये क्या कर देता है, जो जनांग होते हैं आपके उन्हें क्या कर देता है, सूजन कर देता है। ऐसे में रोगी क्या है, बंद हो जाता है, स्टेरियल हो जाता है, यानी कभी कभी उसकी जो जननांगों में सूजन होने से जो जनन क्षमता है वो चली जाती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं वैक्सीन इसके लिए कौन सी है, तो MMR है। MMR वैक्सीन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। मम्स, मिजलस और रूबेला। अगर आपसे पूछा जाता है MMR का मतलब क्या है, तो मम्स, मिजलस और रूबेला ये 3 बीमारियों को कंट्रोल करती है। उपचार क्या है, लक्षणात्मक उपचार है, यानी आपके गले में अगर सूजन है, गला में दर्द है, तो आप समझिए कि आप क्या हैं, तो आप कौन से, तो आप पैरामीसो वायरस से ग्रसित होते जा रहे हैं, यही इसका पहचान है। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट डिजीज़ की बात करते हैं तो कौन सी रहेगी, तो वो रहेगा मिजलस या खसरा या रूबेलिया। मिजलस, खसरा या रूबेलिया। इस रोग कारक की बात करें तो रूबियोला वायरस है। रोग कारक कौन है, तो रूबेला वायरस है। अगर संक्रमण की बात करें तो रोगी के संपर्क में आने पर हो जाता है रूबेला वायरस। और यहाँ पे लक्षण की बात करें, चेहरे एवं गर्दन पर गहरे लाल रंग के दाने, तीव्र बुखार एवं सांस लेने में परेशानी होती है, ठीक है। चेहरे लक्षणों की बात करी जाती है तो चेहरे एवं गर्दन पर क्या है, गहरे लाल रंग के दाने होते हैं, तीव्र बुखार एवं सांस लेने में भी परेशानी होती है। तो मिजलस, खसरा और रूबेला
ये क्या है, तीनों बीमारियों के लिए। वैक्सीन की बात करें तो MMR है। उपचार को बात करें तो लक्षणात्मक उपचार है। लक्षणात्मक क्या है, इसमें उपचार है, लक्षणों के आधार पर दिया जाता है। रूबेला या जर्मन कसरा, रूबेला को क्या कहते हैं, जर्मन कसरा कहते हैं। रोग कारक कौन है, तो रूबेला वायरस है। संक्रमण रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से, संक्रमण कब होता है, तो रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से हो जाता है। लक्षण कसरे के समान ही लक्षण है, इसके क्या है, कसरे के समान ही लक्षण है। वैक्सीन की बात करें तो MMR है। उपचार अगर देखें तो लक्षणात्मक उपचार है। ठीक है, तो यहाँ पर रूबेला क्या क्या बात की जाए तो इसको क्या बोलते हैं, याद रखेंगे, जर्मन कसरा बोलते हैं। MMR याद रखेंगे, यहाँ पे इस तरह से मम्पस, मिजलस और रूबेला। ठीक है, इसीलिए MMR ये तीनों ही रोग बीमारी में काम करेगा। उपचार है, वर्तमान में भारत सरकार द्वारा स्कूलों, आंगनवाड़ी एवं मदरसों में MR, ठीक है, याद रखेंगे, मिजलस रूबेला टीकाकरण किया जा रहा है, जिसके तहत 13 वर्ष के बच्चों में मिजलस एवं रूबेला के टीकाकरण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जैसे हर्पीज बहुत, हर्पीज वायरस से होती है संक्रमण, ये बस इतना पूछा जाता है। हर्पीज रोग है वायरस जनित, बैक्टीरिया जनित, तो याद रखेंगे कैसा है ये, तो यह बैक्टीरिया जनित है। ठीक है, विषाणु जनित है हर्पीज, रोगी व्यक्ति से है। और लक्षण के मुख के किनारों पर घाव हो जाना, यानी इस तरह से आपका अगर मुख है तो यहाँ पे क्या होगा, ये साइड है फट जाती हैं, इसी को बोलते हैं हर्पीज, यहाँ पे घाव तक हो जाते हैं। वैक्सीन, हर्पीज वैक्सीन है। उपचार लक्षणात्मक है। चलिए एड्स को बात करते हैं। एड्स अगर देखा जाए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रोग कारक कौन है, तो HIV वायरस, याद रखेंगे। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इसको क्या कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये आपका क्या है, ये वायरस में भी है, याद रखेंगे। ठीक है, जीवाणुओं में भी है और वायरस में, यानी विषाणु में भी है, और आपका किस में भी है, ये जीवाणुओं में भी है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वायरस बोलते हैं। रोगी व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संपर्क, माता से गर्भस्थ शिशु में, संक्रमित रक्त छड़ाने से, संक्रमित सुई के प्रयोग से। ठीक है, यहाँ पर अगर संक्रमित कोई खून छड़ा देता है, सुई लगा देता है तो हो जाते हैं। लक्षण की बात करें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, व्यक्ति में WBC की संख्या में कमी आने लगती है, जो व्यक्ति है उसकी WBC की संख्या में कमी आने लगती है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी क्या होता है, कमी आने लगती है। ठीक है, WBC की संख्या में क्या है, कमी आने लगती है तथा धीरे धीरे दूसरे संक्रमण होने से व्यक्ति के अंग कार्य करना बंद कर देते हैं। अगर दूसरे तरह के संक्रमण हो जाते हैं तो व्यक्ति के कार्य करना अंग बंद कर देते हैं, अंततः मृत्यु हो जाती है और इसमें कुछ नहीं रहता। उपचार की बात करें तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन जिडोव्यूडिन जैसी दवाइयाँ रोगी को कुछ हद तक आराम दे सकती हैं। अगर वैक्सीन की बात करें तो वो भी उपलब्ध नहीं है, तो इसका बचाव ही आपको उपलब्धता, यानी इसका बचाव ही आपको जिंदा रख सकता है। तो आपको बस याद रखना है कि आपको ब्लड लेने से पहले उसे चेक करवा लेना है कि वो किसी तरह से संक्रमित तो नहीं है। किसी माता को अगर इस तरह का संक्रमण है तो वो शिशु को जन्म ना दे, और न्यू सुई का प्रयोग करना है, यानी जब भी इंजेक्शन लगाए नई सुई लें, और कभी भी आप इस तरह से क्या करेंगे, कभी भी इस तरह का संबंध नहीं रखेंगे जो गलत वे में हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर परीक्षण की बात करें तो एलिसा परीक्षण बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एलिसा परीक्षण मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, जिसमें कहा जा रहा है कि ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो याद रखेंगे वो मोस्ट है। तो एलिसा परीक्षण संबंधित है, इस तरह से आता है तो एड्स से। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेंट, ऐसे, इसीलिए उसको बोलते हैं एलिसा परीक्षण। निश्चयात्मक परीक्षण है और वेस्टर्न ब्लास्ट है, और ये किस पर आधारित है, तो PCR पर आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं।
रेविज की बात करते हैं, जिसे जैल व्यक्ति भी कहते हैं या जल से डर लगना। रेविज का मतलब होता है पानी से डर लगना। जिसको राइबोफ्लोबिया हो जाता है उसको क्या है, पानी से डर लगना। रोग कारक क्या है, रेब्डोवायरस है। रेब्डोवायरस कहाँ मिलता है, तो कुत्ते के काटने पर। संक्रमण कौन कराता है, तो कुत्ता लाता है, याद रखिए कुत्ते से होता है। रेविड कुत्ते के काटने से, रेविड जो कुत्ता होता है उसके काटने से रेब्डोवायरस आपके शरीर में प्रवेश करता है। लक्षण की बात करें तो कुत्ते के काटने के बाद घाव पर संक्रमण उत्पन्न, मांसपेशियां प्रभावित, विशेषता गले की पेशियां, जल निगलने में परेशानी तथा स्वयं कुत्ता भी पागल होकर मर जाता है। अगर जिस कुत्ते को रेविड है, रेविड का कुत्ता है, तो वो क्या करेगा, जब आपको काटेगा तो वो स्वयं ही पागल होकर मर जाता है। अगर वैक्सीन की बात करें तो एंटी रेविज वैक्सीन है। वैक्सीन की बात करें तो एंटी रेविज वैक्सीन है। अगर लक्षण की उपचार की बात करें तो लक्षणात्मक उपचार है। हेपेटाइटिस की बात करें तो रोग कारक यानी हेपेटाइटिस वायरस है, जिसमें ABCDE है। हेपेटाइटिस वायरस में क्या है, आपका ABCDE है। संक्रमण की बात करें तो दूषित और संक्रमित वस्तुओं से, रोगी के संपर्क में आने से, और हेपेटाइटिस बी एवं सी सबसे ज़्यादा संक्रामक है। हेपेटाइटिस बी एवं सी क्या करता है, सबसे ज़्यादा संक्रामक है। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा संक्रामक कौन है, तो बी और सी है। हेपेटाइटिस वायरस क्या है, ABCDE तक है। लक्षण को देखते हैं। यकृत में संक्रमण होने से इसमें सूजन एवं दर्द, पोलियो जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें क्या है, पोलियो जैसे सिम्टम आपको नजर आएंगे। उपचार की अगर बात करें तो इसमें क्या है, लक्षणात्मक उपचार है। अगर वैक्सीन की बात करें तो यहाँ पे वैक्सीन क्या है, तो हेपेटाइटिस वैक्सीन है। वैक्सीन पूछी जाती है, याद रखेंगे। हेपेटाइटिस वैक्सीन संबंधित है हेपेटाइटिस वायरस की, मतलब इसमें से केवल और केवल आपसे हो सकता है हेपेटाइटिस वायरस सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, तो बी और सी याद रखेंगे। वैक्सीन की बात करें तो हेपेटाइटिस वैक्सीन है। भारत में हेपेटाइटिस वैक्सीन पहली वैक्सीन थी जिसका निर्माण आपका रिबोम्बिनेट DNA तकनीकी से किया गया है तथा इसका व्यावसायिक उत्पादन किया गया है। नस्लतें अत्यधिक मात्रा में शराब, अल्कोहल का सेवन करने से यकृत में बसा फैट जमा होने लगता है, जिससे यकृत में सूजन आने लगती है। इसे लीवर सिरोसिस, बसीय यकृत कहते हैं, फैटी लीवर सिंड्रोम कहते हैं। याद रखेंगे लीवर सिरोसिस क्या है, जब लीवर में क्या हो, वसा जमा होने लगती है। कब होती है, जब शराब या अल्कोहल का अधिक सेवन करने से। नेक्स्ट देखते हैं। मेनिंजाइटिस की अगर बात करें, मुख्यतया वायरस है, लेकिन बैक्टीरिया एवं कवक के कारण भी हो जाता है। मुख्यतः ये वायरस का रोग है, बट ये बैक्टीरिया और कवक के कारण भी हो जाता है। अगर संक्रमण की बात करें तो संक्रमित दूषित वस्तुओं से, संक्रमित माता से शिशु को। लक्षण की बात करें तो मस्तिष्क आवरण यानी मेनिंजेज, और यहाँ पे ट्यूरामेटर और एलेक्नोनाइड एवं पाइमेटर में संक्रमण के कारण सूजन आ जाती है। ऐसे में मस्तिष्क पर दबाव पड़ने लगता है, जिससे रोगी कोमा में भी जा सकता है। तो इसमें क्या बस पूछा जा सकता है कि ये मोस्टली क्या है, वायरस से भी है, बैक्टीरिया से भी है और कवक से भी है। तो इस तरह का क्वेश्चन तो आपसे नहीं बनेगा, मगर इस तरह से बन सकता है कि ये मतलब क्या करता है, इसकी स्थिति में क्या होता है, गंभीर स्थिति में तो व्यक्ति कोमा में चला जाता है। उपचार की बात करें तो लक्षणात्मक उपचार है। अन्य वायरस या अन्य आपके रोगों की बात कर लेते हैं तो जनित रोग कौन सा है, इबोला। सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था, अफ्रीका में इबोला नदी के पास हुआ था। इसका वायरस देखा गया इबोला नदी के पास, इसलिए इसे इबोला कहते हैं। इसमें शरीर रक्त श्रवण इत्यादि मात्रा में होने से रोगी की मृत्यु हो जाती है। इसमें क्या होता है, शरीर में रक्त का श्रवण क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए रोगी की मृत्यु हो जाती है। इबोला वायरस याद रखेंगे। यह जीका वायरस जो कि एडिज मच्छर के द्वारा मनुष्य में संक्रमण उत्पन्न करता है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जीका वायरस याद रखिएगा, एडिज मच्छर के संक्रमण से उत्पन्न होता है। इसका संक्रमण तो ठीक हो जाता है, लेकिन यदि कोई संक्रमित स्त्री ठीक होने के बाद भी 3 या 4 वर्ष के दौरान गर्भ धारण करे तो ऐसे में गर्भस्थ शिशु के सिर एवं मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता है।
जिसे माइक्रोसेफेली कहते हैं। यह शिशु या तो गर्भावस्था में मर जाते हैं, जन्म के कुछ समय बाद भी मर जाते हैं। तो आपने देखा होगा जिनका पूर्ण डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, ऐसे बच्चे वो कहीं ना कहीं अपनी माता से किसी न किसी तरह से उस रोग को फॉर्मेट में अपने अंदर लाए होते हैं। तो ऐसे शिशु बस याद रखिएगा, जीका क्या करता है, एंडिज मच्छर से होता है और ये गर्भस्थ शिशु को बहुत जल्दी संक्रमित करता है अगर 3-4 साल के अंदर भी गर्भधारण करती हैं तो। और उसको क्या कहते हैं, तो माइक्रोसेफेली कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि ये गर्भस्थ शिशु को हो जाता है, जिसमें उसके मस्तिष्क और सिर का विकास रुक जाता है। नेक्स्ट को देखते हैं, निपा। निपा बहुत पूछा जाता है, निपा का वाहक कौन है या निपा का आश्रय कौन है, या निपा किसके शरीर पर रहता है, या निपा कहाँ पर रहता है। तो याद रखेंगे फल चमगादड़ इसके आश्रय होते हैं। जो फल चमगादड़ होते हैं वह इसके आश्रय होते हैं, तथा निपा वायरस इसका रोग कारक है। ये 2018 में जून में केरल में संक्रमण देखा गया था निपा का। निपा क्या है, फल चमगादड़ के इसके आश्रय, यानी फल जहाँ पे फल चमगादड़ है वहाँ पे ये रहता है निपा। सार्स की बात करें तो सेवरल एक्ल यहाँ पे है रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो यहाँ पे बात करते हैं, ये 2002 से 2004 के बीच चीन में फैला था। रोग कारक की बात करें तो सार्स है, कोव है, तो यहाँ पे कोरोना वायरस भी है। इस तरह से याद रखेंगे, इसी फिर फॉर्मेट में है, बट आपको याद रखना है कि सार्स कोव है। तो यहाँ पे किलरल अगर बात की जाए, किलरल निमोनिया भी कहते हैं। बस इसको आपको इस वाले नाम से याद रखना है, इसको किलरल निमोनिया भी कहते हैं, क्योंकि ये वाला टर्म तो आपको केवल याद करने के लिए कि इसमें भी कैसे सिम्टम है, वायरस जनित सिम्टम, कोरोना वायरस जैसे सिम्टम हो जाते हैं। सार्स बस याद रखेंगे, सार्स कोविड है। और यहाँ पे बात करते हैं, इसको किलर निमोनिया भी कहते हैं, यानी इसमें व्यक्ति की मौत हो जाती है। ये कब फैला था, चीन में फैला था 2002 और 2004 के बीच। तो आई होप आज हमने अपनी श्रृंखला कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट श्रृंखला में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आज हो सकता है एक लाइव क्लास आपकी हो जाए कुछ क्वेश्चनों की श्रृंखला के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। तो आपने क्या करा, डिजीज़ फैली, चाहे वो किससे वायरस से जनित हो, चाहे वो आपके क्या हो जीवाणु यानी बैक्टीरिया से जनित हो। वायरस और बैक्टीरिया दोनों ही डिजीज़ को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।